कहानी की शुरुआत होती है कोलंबिया के एक शानदार भवन में। एक अंतर्राष्ट्रीय सरगना एक आलीशान जीवन का आनंद ले रहा था। पूरे भवन की सुरक्षा बॉडीगार्ड्स की एक टीम द्वारा की जाती थी। उसे हर सुबह स्विमिंग में तैरने की आदत थी। उसने अचानक अपनी महंगी वॉच को स्विमिंग पूल के तल पर देखा। वह उसे वापस लेने के लिए नीचे कूदा। जैसे ही उसका हाथ उसे छूने वाला था, एक काले हाथ ने अचानक उसे नीचे खींच लिया, जिससे वह डूब गया। मालिक सांस नहीं ले पा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई बॉडीगार्ड उसे देख लेगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काले कपड़े पहने अनजाने आदमी ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। कुछ मिनट बाद उसका शरीर ऊपर तैरने लगा। किसी को पता नहीं चले इसलिए काले कपड़े पहने आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिस कारण ऐसा लग रहा था कि वह तैर रहा है। बॉडीगार्ड्स का ध्यान भटकाकर वह भाग गया और अपना टाइट स्विम सूट उतार दिया। वह संगठन का नंबर 1 हत्यारा था। अर्थर कभी भी किसी हत्या में असफल नहीं हुआ था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह हत्या की परफेक्ट योजना बनाता था। कोई गन की गोली या कोई निशान नहीं छोड़ता था। अर्थर ने नौकरों और बॉडीगार्ड्स को अनदेखा कर दिया जब वह अपने मालिक के शव को देखकर चिल्ला रहे थे। उन्होंने केवल यही सोचा कि मालिक की डूबने से मृत्यु हुई है, न कि किसी हत्यारे ने उनकी हत्या कर दी है। सुरक्षा की कमी का फायदा उठाते हुए उसने एक रसोई के पोशाक पहन ली, वहां से निकलकर भाग गया और एक ब्रिज की ओर चल पड़ा। उसने अपनी वॉच देखी और समय का अनुमान लगाया कि बोट ब्रिज के नीचे कब पहुंचेंगी। वह नीचे कूद गया और बोट की पूंछ से चिपक गया। इंजन की ताकत का उपयोग करते हुए अर्थर ने बिना ताकत खोए आसानी से तैरने में सफलता हासिल की। मिशन को पूरा करने में केवल 24 घंटे का समय लगा। वह जल्दी से अपने एकांत बोट वाले घर में चला गया। उसने गार्ड को ओवर टाइम वेतन के रूप में एक शराब की बोतल दी। उसने कुशलता से एक स्पीड बोट ली और भाग गया। उसका गुप्त ठिकाना मेनलैंड से बहुत दूर था, ताकि उसकी पहचान और मिशन पूरी तरह से छिपे रहे। इस हत्या के बाद उसने अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ म्यूजिक बजाया। इसके बाद वह बॉस की जानकारी और फोटो को नष्ट करने चला गया। इस घटना को अंजाम देने से पहले उसने 1 महीना तक रिसर्च किया था जिस मालिक की अभी अभी अर्थर ने हत्या की थी। वह एक कुख्यात तस्कर था। इलाके के सभी लोग उस आदमी से नफरत करते थे। उसने अपने गुर्गों को इसलिए लोगों को पिटवा दिया था क्योंकि उनकी कार्स उसका रास्ता रोक रही थी। अर्थर का तरीका अलग था। उनका मानना था कि गन की ट्रिगर चलाना आसान है, लेकिन उसके सबूतों से बचना मुश्किल है, इसलिए वह कभी गन का इस्तेमाल नहीं करता था। उसने खाना खाते हुए ऑनलाइन समाचार पढ़ा जिसमें बॉस अपने निजी आवास पर स्विमिंग करते समय डूबने से मौत की बात कही थी। वह संतुष्ट हो गया और अपना पेमेंट लेने चला गया। प्रत्येक काम के बाद उसने 1 से 2 मिलियन कमाए, जो बिना किसी चिंता के जीवन भर आराम से रहने के लिए पर्याप्त था। उसने पैसे के लिए एक अमेरिकन स्टाइल के ब्रेकफास्ट भोजनालय में बिचौलिया से मिलने का प्रबंध किया। जो व्यक्ति आया वह सिल्वर हेयर वाला बूढ़ा आदमी था। वह व्हील चेयर पर था, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत दिख रहा था। वह हैरी था, जो अर्थर का पुराना जिगरी दोस्त था। उसका काम संगठन के लिए पैसे का पेमेंट करने के लिए बिचौलिया बनना था, इसलिए अर्थर उसका बहुत सम्मान करता था। अर्थर के कौशल को जानते हुए हैरी ने अपने बेटे स्टीव को प्रशिक्षण देने के लिए कहा, क्योंकि उसके अनुसार स्टीव बेकार और आलसी था। हैरी ने जो पैसा कमाया था वह जीने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। यह सुनकर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके और हैरी के बीच लंबे समय से रिश्ता था। पैसे लेने के बाद अर्थर एक बार
में मौज मस्ती करने चला गया। एक निर्दयी हत्यारा होने के बावजूद कौन सा आदमी सुंदर यंग गर्ल्स को पसंद नहीं करता। तुरंत उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, इसलिए वह उसके साथ होटल गया और वह किया जो हर कोई जानता है। काम पूरा होने के बाद उसने ढेर सारी कैश छोड़कर चला गया। घर वापस आकर अर्थर ने अपना अगला मिशन पूरा करने के लिए अपना कंप्यूटर खोला। वह चकित रह गया क्योंकि इस बार संगठन ने उसे ऐसे व्यक्ति की हत्या करने का मिशन सौंपा जो कोई और नहीं बल्कि उसका करीबी दोस्त हैरी था। उसे लगा कि संगठन से कोई गलती हुई है, इसलिए उसने इस पर सवाल उठाने के लिए फ़ोन किया, लेकिन लाइन की दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने पुष्टि की कि जिसे वे खत्म करना चाहते हैं वह वास्तव में वही था। अर्थर ने स्पष्ट कारण जानने के लिए उनसे मिलने चला गया। वह डीन द्वारा गुप्त पाथ पर भेजे गए एक प्राइवेट प्लेन में सवार हुआ। उतरने पर उसकी मुलाकात डीन के बॉडीगार्ड से हुई। उसे देखने पर पता चला कि वह बॉडीगार्ड एक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन था, फिर भी डीन के लिए एक गार्ड के रूप में काम कर रहा था। उस समय डीन अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने अर्थर को समझाया कि 6 महीने पहले संगठन ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए साउथ अफ्रीका में 5 गुर्गों को भेजा था, लेकिन सभी 5 की अजीब तरह से मौत हो गई। संगठन को इस बारे में कोई भी जानकारी वापस नहीं भेजी गई। इस सौदे के बारे में संगठन के वरिष्ठ निदेशक और हैरी को पता था। जांच करते समय निदेशक ने हैरी के बैंक अकाउंट में असामान्य लेन देन देखा। लगभग $20 मिलियन आए हुए थे। उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके पास केवल गुजारा चलाने जितने ही पैसे थे। इसके अलावा वह अपने बेटे के लिए कर्ज भी उठा रहा था। तो इतना पैसा कहाँ से आया? क्या होगा अगर हैरी ने संगठन को धोखा दिया है? कहीं हैरी संगठन के किसी गलत आदमी को तो नहीं मार दे, इसलिए वह हैरी को मारना पसंद करेंगे। अर्थर को ही अपने दोस्त को मारना होगा। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं जिसे उसे मारना आसान हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अर्थर के पास मिशन पूरा करने के लिए केवल 48 घंटे थे, अन्यथा संगठन उसे किसी और से मरवा देगा। अर्थर को आंतरिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। अर्थर ने हैरी को फ़ोन करके उसे तुरंत इमारत छोड़ने की चेतावनी दी, क्योंकि संगठन का मानना था कि उसने उन्हें धोखा दिया है और उसे मारने के लिए किसी को भेज रहा है। हैरी ने ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा की, अपनी रक्षा करने वाली गन लाना नहीं भूला। अर्थर के निर्देशों का पालन करते हुए उसने लिफ्ट का रास्ता लिया, जिससे पूरी 18वीं मंजिल की बिजली व्यवस्था शॉर्ट सर्किट हो गई, जिससे सिक्योरिटी कैमरास काम करना बंद कर दिए। वह जल्दी से इमरजेंसी लिफ्ट की ओर बढ़ा और उसके निर्देशों का पालन किया। लिफ्ट से नीचे उतरकर वह बगल की इमारत से जुड़े एक गुप्त रास्ते से चुपके से निकल गया। अर्थर को वहां खड़ा देखकर बहुत राहत मिली, लेकिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कार को देखते हुए हैरी को आखिरकार उसका इरादा समझ में आ गया। उसने संगठन को धोखा देने की बात स्वीकार की और चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए उसकी प्रशंसा की। सिक्योरिटी कैमरास ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और शायद वह डकैती की हत्या का नाटक करे। फिर उसने अपने पास से एक सिल्वर गन निकाली। हैरी ने लुटेरों से लड़ने के दृश्य को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए कुछ गोलियां भी चलाई। उसने उसे गन दी। उसने अपने दोस्त के हाथ से गन ली और सीधे उसकी छाती पर निशाना साधा और उसे खत्म कर दिया। हत्यारे के पेशे ने उसे आंसू बहाने की अनुमति नहीं दी। अंतिम संस्कार के बाद वह अपने पुराने दोस्त से मिलने हैरी की कब्र पर आया और हैरी के बेटे स्टीव से मिला। अपने पिता की मृत्यु के बाद स्टीव शांत और अधिक आज्ञाकारी हो गया। वह अर्थर का अभिवादन करके आया और दोनों कार में बैठकर उससे घर में चले गए जहां हैरी रहता था। स्टीव ने अर्थर से शिकायत की कि शायद बूढ़ा आदमी उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन अर्थर ने कहा कि वह तुमसे बहुत प्यार करता था। अक्सर उस समय को याद करता था जब स्टीव एक बच्चा था, लेकिन उसने केवल एक कड़वी हंसी दी और कहा कि अगर वह मुझसे प्यार करता था तो उसने कभी भी मुझे फ़ोन नहीं किया।
जब दोनों घर में दाखिल हुए तो अर्थर ने उसे आर्थिक मदद करने की पेशकश की, लेकिन स्टीव ने मना कर दिया। उसने हैरी का बदला लेने के लिए और अधिक अंश खरीदने के लिए पर्याप्त धन जुटाने के लिए अपनी कार बेचने का इरादा किया। एक आवारा की तरह दिखने के बावजूद उसे अपने पिता की हत्या का बहुत दुख हुआ, यह सोचकर कि व्हील चेयर पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति को गोली कौन मार सकता है। उसने कसम खाई कि वह उनसे बदला लेगा, लेकिन अर्थर ने सावधानी बरतने की सलाह दी और फिर वह चला गया। जब स्टीव अपनी कार में बैठा तो एक अश्वेत युवक उसके पास आया। अचानक उस अश्वेत व्यक्ति ने गन तान दी और स्टीव से कार से बाहर निकलने को कहा। पता चला कि यह व्यक्ति एक कार चोर था। अपने पिता की मौत से दुखी ये सोचकर कि यह व्यक्ति उस गिरोह से जुड़ा हुआ है, उसने उसका हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति को नीचे पटक दिया जिससे वह दर्द से चिल्लाया। उसके पेट और चेहरे पर लात मारनी जारी रखी। उसने उस व्यक्ति को गोली मारने के इरादे से गन निकाली, लेकिन अर्थर रोक देता है। उसने उस अश्वेत व्यक्ति को धमकी दी कि वह आज रात जो हुआ उसे किसी को न बताए, अन्यथा वह मारा जाएगा। स्टीव शांत होने के बाद वह आखिरकार डर के मारे गाड़ी लेकर चला गया। अगले दिन वह अर्थर से मिलने आया। एक हत्यारे के रूप में ट्रेनिंग सीखने के उद्देश्य से आया। संयोग से अर्थर से सड़क पर चलते हुए मिल गया। उसने उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन उस आदमी ने कहा कि बूढ़े आदमी ने पहले अर्थर की बहुत मदद की थी, अब वह मुश्किल में है तो वह मदद नहीं करेगा। अर्थर को ज्यादा परवाह नहीं थी। वह कार में बैठ गया और चला गया, लेकिन अपने मृतक दोस्त की तस्वीर को देखते हुए उसका मन विचलित हुआ। उसने स्टीव से फिर से संपर्क किया ताकि वह उसे खुद की तरह हत्यारा बनने के लिए मार्गदर्शन दे सके। ठीक 7 बजे जैसा कि तय हुआ था, स्टीव एक पेट शॉप पर उसे मिलने आया। उसने उसे समझाया कि इस पेशे को मैकेनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे पैसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करके समस्याओं को हल करने में माहिर है। स्टीव ने इस काम के बारे में सब कुछ जानने का नाटक किया। उसे लगा कि यह उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन अर्थर ने कहा तुम कुछ भी नहीं जानते। इन शब्दों ने स्टीव को गुस्सा दिलाया। उसने अर्थर से कहा कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। स्टीव आश्चर्यचकित हुआ जब उसने स्टीव के जन्म से लेकर जवानी तक की सारी जानकारी बता दी। वह कहाँ पैदा हुआ था, उसकी माँ की मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी, यहाँ तक कि स्टीव के हाई स्कूल के क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी खंगाल निकाला था। इससे वह पूरी तरह से प्रभावित और शांत हो गया। अर्थर चाहता था कि स्टीव को एक डॉग पालना चाहिए, क्योंकि डॉग उसे दूसरों के साथ घुलने मिलने और भावनाओं में बहकर काम न करने की क्षमता सिखाता है। स्टीव को यह सीखना था कि एक हत्यारा युवक अपनी बाहरी मास्क कैसे बनाए, जो अक्सर अपने डॉग को टहलाता रहता हो, ताकि कोई भी ऐसे युवक पर हत्या का संदेह न कर सके। ऐसी आदत को विकसित करने के लिए बाद और अर्थर ने उसे शूटिंग का कौशल सिखाना शुरू किया। स्टीव के कौशल में लगातार सुधार हुआ। पहले वह केवल पेड़ के तने पर गोली चलाता था, लेकिन अब वह एक ऐसी गोली चला सकता था जो कंक्रीट के स्लैब को चकनाचूर कर सकते थे। उसके बाद उसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को बेवकूफ़ बनाने के लिए मेडिकल ज्ञान में महारत हासिल करानी थी। अर्थर ने जिसको भी मारा था उसे इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा एक्सीडेंट माना जाता था। हैरी के घर और कार को बैंक द्वारा जब्त किए जाने के बाद स्टीव कुछ समय के लिए अर्थर के साथ रहा। धीरे धीरे स्टीव की निशाना साधने की क्षमता बिल्कुल सटीक हो गई। अब स्टीव के लिए खेल की कठिनाई बढ़ाने का समय आ गया था। वह उसे एक मिशन पर ले गया। दोनों एक पुराने अपार्टमेंट में पहुंचे। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो वेपन्स की तस्करी में माहिर था। अर्थर ने वेपन्स खरीदने वाले ग्राहक होने का नाटक किया। डीलर से एक दिन के भीतर डिलीवरी की मांग की। वह सहमत हो गया और पहले पैसे देने की मांग की।
कि पैसे गिनने वाले व्यक्ति का फ़ायदा उठाते हुए उसने अचानक उसके गले में रोप डाल दी और उसका गला घोट दिया जब तक कि उसकी सांस बंद नहीं हो जाती। उसने पोर्नोग्राफिक फिल्म का एक भाग चालू किया और वेपन तस्कर के शरीर के सामने एक पिलो रख दिया। इस बार मौत का कारण हाइपर सेक्सुअलिटी के कारण मौत ही। स्टीव की हैरान नज़र का सामना करते हुए लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। आर्थर उसे एक कमरे में ले गया जो उस व्यक्ति के बारे में फोटोज और जानकारी से भरा हुआ था जिसके साथ अभी अभी निपटा गया था। दरअसल ये आदमी न केवल वेपन्स में माहिर था बल्कि ड्रग्स में भी माहिर था। उसने पुलिस पर गोली चलाई, तरह तरह के काम किए लेकिन फिर भी आज़ादी से जी रहा था और अंत में संगठन ने भी उससे इसे संभालने का अनुरोध किया। अब स्टीव की बारी थी। उसे अपना पहला मिशन पूरा करने की जिम्मेदारी दी। वह बड़ा आदमी जिससे वह अक्सर कॉफ़ी शॉप में मिलता था, उसके मालिक के अनुसार स्टीव को पता चला कि वह दूसरे संगठन का एक मैकेनिक हत्यारा भी था। इसका स्केड्यूल हर सुबह 9 से 10 बजे कॉफ़ी शॉप में होना था। इस आदमी को चुना लगभग असंभव था। हालांकि उसकी 2 कमजोरियां थी, क्यूट डॉग्स और यंग बॉयज। बड़ा दिखने के बावजूद इस आदमी को डॉग्स से बहुत प्यार था और वह साथी के रूप में कुछ स्मार्ट डॉग्स को रखना चाहता था। स्टीव को आर्थर की सावधानी पूर्वक गणना की भी प्रशंसा करनी पड़ी। वास्तव में यह आदमी स्टीव के जाल में फंस गया। उसने स्टीव को ड्रिंक्स के लिए आमंत्रित किया। स्टीव सहमत हो गया। वह वेपन तैयार करने के लिए आर्थर से मिला। यहाँ उसने एक खास पॉइजन वाली दवा तैयार की। सिर्फ 6 बूंदे ही उस मोटे आदमी को मारने के लिए काफी थी। स्टीव की आंखें उसे देखते ही प्रशंसा से भर गई। उस शाम भीड़ भरे बार में स्टीव ने अपने हुनर का इस्तेमाल करके उस मोटे आदमी के साथ मजाक करके उसे खूब हंसाया। उस आदमी ने खड़े होने के पल का इंतजार करते हुए उसने आर्थर के निर्देशों के अनुसार जल्दी से अपने वाइन ग्लास में पॉइजन घोलने का सोचा, लेकिन अंत में उसने उसे पॉइजन नहीं दिया। वह जो चाहता था वह अपने हाथों से उसका गला घोट कर उसे मारना था। स्टीव जानबूझकर पहले निकल गया। बड़ा आदमी तुरंत उसे खोजने के लिए उसके पीछे गया। उसने उसे वापस अपने घर बुलाया। स्टीव ने एक बार फिर आर्थर की योजना का पालन नहीं किया। आर्थर ने कहा कि उस मोटे आदमी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट बिल्कुल ना करे क्योंकि वह तुमसे हटाकटा है, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जब उस आदमी ने स्टीव को अपने प्राइवेट घर ले गया और उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया तो उसने स्टीव की शर्ट के बटन्स एक एक करके खोलने शुरू कर दिए। स्टीव को भी यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अपने सामने खड़े आदमी की बेल्ट खोलकर उसका साथ उठाते हुए बेल्ट पकड़ी और उसे उसकी गर्दन के चारों ओर कस दिया। हालांकि वह मजबूत होने के कारण उस आदमी ने अपनी बाहें पीछे की, स्टीव की शर्ट पकड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उस आदमी ने स्टीव को किचन में घसीटा और उसे मेंढक की तरह इधर उधर फेंका। उस आदमी की अनदेखी का फायदा उठाते हुए स्टीव ने उसके पेट में एक स्क्रू ड्राइवर से हमला किया। वह फिर हमला करता है। कुछ देर के प्रयास के बाद उसने आखिरकार उसे नीचे गिरा दिया और उसके सीने में बार बार नाइफ घोंप दिया। खून से इस आदमी की शर्ट भीग गई। स्टीव बुरी तरह से घायल होकर आर्थर के घर लौटा, जिससे वह बहुत निराश हो गया क्योंकि स्टीव ने अपनी मर्जी से काम किया। उसे साफ सफाई से निपटने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने नहीं सुनी। अब वह दर्द महसूस करेगा और सबक जरूर सीखेगा। परंपरा के अनुसार हर बार मिशन पूरा होने के बाद उसे बार में ले जाता था। यहाँ आर्थर उस दिन वाली सुंदर लड़की से फिर मिला, इसलिए वह उसके पीछे चला गया। स्टीव भी कम नहीं था। उसने भी एक सुडौल लड़की को देखा। अपनी गर्लफ्रेंड को अलविदा कहने के बाद आर्थर एक पैकेज लेने के लिए एयरपोर्ट गया। उसने ध्यान से बॉक्स खोला। यह वह पैसा था जो संगठन ने उसे हत्या करने के बाद दिए थे। इस समय डीन ने फ़ोन किया। उसने उससे पूछा कि उसने मिशन पर किसी और को क्यों भेजा और यह समझौता के अनुसार नहीं था।
था। उसने कहा कि उसका केवल हैरी के साथ समझौता था, संगठन के साथ नहीं। डीन को पता चला कि वह जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग दे रहा था वह कोई और नहीं बल्कि हैरी का बेटा था। उसने आर्थर को चेतावनी दी कि वह अपने साथ ऐसे स्नेक को न ले जाए जो उसे ही डस ले। फिर डीन ने उसे एक नया मिशन सौंपा। ये ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा था, इसलिए डीन ने इसे जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया। उसने नए मिशन वाले आदमी की फोटो देखी और उसे जवाब दिया कि वह इस पर पहले विचार करेगा। अब घर वापस आकर उसने इस फोटो को एक बोर्ड पर पिन कर दिया। वीडियो क्लिप के माध्यम से उसका नाम एंड्रयू था। 45 वर्षीय खुद को रिलीजियस गुरु बताता है। उसने चर्च और कट्टर अनुयायियों से लाखों डॉलर्स कमाए थे। स्टीव और आर्थर ने उसे जल्दी से खत्म करने की योजना पर चर्चा की। वे शिकागो गए, वह शहर जहां एंड्रयू और उसका कल्ट चल रहा था। उन्होंने इस आदमी को दूर से देखा। यह स्पष्ट था कि वह एक धोखेबाज था। उस पर नन की हत्या का आरोप था। 2 हफ्ते पहले उसे एंड्रयू के साथ हुए देखा गया था और फिर गायब हो गई। पुलिस को 2 हफ्ते पहले ही शव मिला था। इससे भी बुरा बात यह था कि उस नन ने पहले कहा था कि वह एंड्रयू के बच्चे की मां बनने वाली है। उस आदमी ने उसे चुप कराने के लिए $2 मिलियन खर्च किए थे। जब दोनों कहानी पर चर्चा कर रहे थे, एंड्रयू बहुत थका हुआ लग रहा था और कमरे में चला गया, लेकिन जब कोई आया तो वह तुरंत सीधा बैठ गया। कई लोग ये सोचते थे कि यह आदमी गॉड का रीइंकार्नेशन है। उन्होंने आशीर्वाद पाने की उम्मीद में ऑटोग्राफ मांगे। खासकर इस खूबसूरत यंग डिसिपल्स ने उसे देखकर यह स्पष्ट था कि वह इस धोखेबाज आदमी से मोहित थे। वे उस फ्लोर पर चढ़ गए जहां वह रहता था और सर्वेलेंस कैमरास लगा दिए। दोनों कुशलता से सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़ गए और पाइपलाइन सिस्टम के माध्यम से अंदर घुस गए। आर्थर ने अपने कौशल का उपयोग करते हुए एक छोटा सा छेद करके एक छोटा कैमरा डाला जिसे वह एंड्रयू को देख सके। उन्होंने धैर्यपूर्वक इस मोटे आदमी के अंदर आने का इंतजार किया। आज उसका फ्रैंक के साथ एक प्राइवेट अपॉइंटमेंट था। यह आदमी उसका पर्सनल डॉक्टर था जिसका काम एंड्रयू के हेल्थ का ख्याल रखना था। कैमरा के माध्यम से स्टीव ने देखा कि फ्रैंक ने एंड्रयू को जो लिक्विड इंजेक्ट किया था वह वास्तव में केटामाइन था, जो एक प्रकार की एनेस्थेटिक दवा है। जब स्टीव को लगा कि आर्थर उसे पीछे हटने के लिए कह रहा है तो उसने आर्थर को ग्लव्स पहनने की याद दिलाई। दोनों अंदर चले गए और डॉक्टर के फ़ोन करने के लिए बाहर निकलने का फ़ायदा उठाते हुए एंड्रयू के सामने खड़े हो गए। वह भी नशे में था, इसलिए उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। आर्थर ने मोटे आदमी का सिर पकड़ रखा था जबकि स्टीव ने उसके मुंह में एंडोस्कोप डाला जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर वापस आया, उसने एंड्रयू को मरा हुआ देखा और घबरा गया। अगर इस रिलीजियस गुरु के मरने की कहानी लीक हो गई तो इन लोगों को अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। दीवार के अंदर छिपते समय स्टीव ने गलती से एक स्क्रू नीचे गिरा दिया। फ्रैंक को संदेह हुआ तो अपने सबऑर्डिनेट को जांच करने का आदेश दिया और स्टीव ने अपनी गन निकालकर उसे मार डाला। यह देखकर गुर्गो ने भी गोली चलाई। एक ग्रुप ने दोनों का पीछा किया। आर्थर ने एक बॉडीगार्ड की गन पकड़ी और उसे दीवार पर फेंक दिया। उसने ग्लास तोड़कर छत पर चला गया। स्टीव भी कुछ खास बेहतर नहीं कर रहा था। वह अपनी पूरी ताकत से बॉडीगार्ड्स के ग्रुप से लड़ रहा था। वह साथ साथ आर्थर की स्थिति की तलाश कर रहा था। इस समय आर्थर एक अन्य व्यक्ति से गन छीन रहा था और उसे कई 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। तभी स्टीव ने उसे ढूंढ लिया। दोनों ने सिक्योरिटी रोप्स लगाई लेकिन रोप पर्याप्त लंबी नहीं थी जिसे दोनों बीच हवा में ही रुक गए। ऊपर से एक बॉडीगार्ड ने उन पर गोली चलाई लेकिन वे अस्थायी रूप से एक अपार्टमेंट पर जा गिरते हैं। आर्थर और स्टीव ने इमारत से बाहर निकलने वाले गेस्ट के वेश धारण कर दिए। फिर दोनों अलग हो गए ताकि किसी को पता नहीं चले, इसलिए दोनों अपने अपने रास्ते चले गए।
एयरपोर्ट पर स्टीव का इंतजार करते समय अर्थर फिर से उसी संगठन के हत्यारे से मिला जो साउथ अफ्रीका की उस घटना में मृत मान लिया गया था, जहां हैरी ने संगठन को बेच दिया था। डीन ने जो कहा उसके अनुसार मामले की जांच करने के लिए वह गुप्त रूप से उस व्यक्ति का बस का पीछा करता रहा। उसने बिना किसी बात को घुमाए फिराए पूछा, तुम अभी भी जीवित कैसे हो? उसने पूछना जारी रखा, साउथ अफ्रीका की घटना के बारे में क्या? उसने बेपरवाही से जवाब दिया कि डीन ने खुद उसे बाकी 4 लोगों को मारने के लिए एक बड़ी रकम दी थी, फिर अपनी मौत का नाटक करके गायब हो जाने के लिए कहा था। ये डीन ही था जिसने संगठन को बेच दिया था। इस घटना के बारे में हैरी को पता चल गया था, इसलिए यह पूरा नाटक उसने हैरी को संगठन के नाम पर फंसाने के लिए रचा था, ताकि अर्थर को उसके दोस्त की हत्या करने के लिए मजबूर किया जा सके। उस आदमी ने ताना मारा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अचानक उसने नाइफ निकाला और अर्थर की ओर झपट पड़ा। दोनों प्रोफेशनल हत्यारे थे, इसलिए लड़ाई भी बराबर टक्कर की थी। जब वह पीछे से अर्थर का गला घोट रहा था तब उसने फायर एक्सटिंग्विशर की पिन ली और उसके चेहरे पर वार किया। उसने उसे सड़क पर फेंक दिया। एक कार ने उसे कुचल दिया। इसके बाद वह हैरी का बदला लेने के लिए डीन को ढूंढने गया, लेकिन उससे पहले उसने स्टीव को फ़ोन किया। लेकिन स्टीव ने उसे कहा कि संगठन ने हथियारों के एक ग्रुप द्वारा उसे बंदी बना लिया गया है। अर्थर ने कहा कि सोफा के नीचे एक गन है। स्टीव ने गन ली, तीनों लोगों पर हमला किया और वहां से भाग निकला। दोनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। वेयरहाउस में गियर का एक बॉक्स निकालते समय स्टीव ने अर्थर के उपकरणों के बीच हैरी की सिल्वर गन मिली। अब वह जान गया कि अर्थर ही वह था जिसने उसके पिता को मारा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और अर्थर के निर्देशों का पालन किया। रास्ते में स्टीव ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिन्हें उसने मारा था। अर्थर भी सोचने लगा कि अचानक उसने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन अर्थर ने कहा कि उसने कभी उनके बारे में नहीं सोचा। स्टीव ने पूछना जारी रखा कि क्या उसने कभी किसी को मारा है जिससे वह जानता था। अर्थर ने भी हाँ में जवाब देने के संकोच नहीं किया। जब स्टीव ने पूछा कि क्या उसे कुछ अलग महसूस हुआ तो उसकी आंखें अब आंसू से भर गई थी। उसने जवाब दिया कि ऐसा करते समय तो नहीं, लेकिन बाद में ज़रूर महसूस हुआ। उसने जो भी किया नौकरी के लिए किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मिशन के बीच आता है उसे मारना ही पड़ता है। फिर वह दोनों डीन के सबऑर्डिनेट फिंच के घर गए। स्टीव ने चेतावनी के तौर पर तुरंत उसके पैर में गोली मार दी। अर्थर ने उसकी बेटी को बाहर खींचकर उसे धमकाने की भी संकोच नहीं किया। उसे बस डीन की जानकारी चाहिए थी। अपनी बेटी को धमकाने के बावजूद फिंच ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने लड़की के हाथ को एक ग्राइंडर मशीन की तरफ खींचा। अगर फिंच ने जवाब नहीं दिया तो वह लड़की के हाथ काट देगा। उस समय भी फिंच उसके सवाल का जवाब देने के लिए सहमत नहीं हुआ। हालांकि वह भी इंसान ही था। वह नहीं चाहता था कि उसके नाकाम की वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। अर्थर ने डीन को हैरी की कीमत के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया। डीन ने जवाब दिया कि ये $50 मिलियन था। अर्थर को 10 मिलियन ही दिए थे। डीन ने कहा कि हैरी की मौत सिर्फ एक बिजनेस था। अब उसने बस इतनी ऊंची कीमत रखी कि हर हत्यारा अर्थर का शिकार करना चाहेगा, लेकिन वह एक कदम आगे था। उसने डीन को उसके कायल से बाहर निकालने के लिए इमारत के अंदर होने का दावा किया। दोनों ने सभी जरूरी वेपन्स तैयार किए और हत्या को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने कार चुराई और डीन को एक इमारत के सामने रखे वीडियो कैमरा के जरिए ट्रैक किया। उसी समय स्टीव ने गन थामे हुए एक बस को हाईजैक कर लिया। जैसे ही उसने डीन के स्क्वाड काफिले को देखा, उसने गैस पेडल दबा दिया। पूरी गति से गाड़ी भागी और सीधे आखिरी कार से टकरा गई। गोलीबारी एक झटके में हुई। अर्थर ने कुछ लोगों को गोली मारने के बाद एक गार्बेज ट्रक पर चढ़कर डीन की कार का पीछा किया।
स्टीव ने उसे एक छोटी गली में रोक दिया। आगे की कार तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें एक्सप्लोजन हो गया। यह देखकर डीन ने तुरंत ड्राइवर को वापस मुड़ने और भागने के लिए कहा, लेकिन अर्थर पीछे से विशाल गार्बेज ट्रक चला रहा था। आगे बढ़ा और सीधे डीन की कार से टकरा गया। दुर्भाग्यपूर्ण कार कागज की शीट की तरह ऊपर उठ गई। डीन को छोड़कर अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। रेंगते हुए बाहर निकल गया। दोनों इंतजार कर रहे थे कि दुश्मन के सामने अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी, फिर ठंडे दिमाग से चला गया। अर्थर की अगली योजना उन दोनों के नाम बदलकर एक साथ गायब होने की थी। स्टीव ने पूछा कि क्या वे एक साथ जाएंगे। उसने जवाब दिया कि यह तुम पर निर्भर है। स्टीव ने अपनी पानी लेने के लिए पीछे हाथ बढ़ाते हुए अपने पिता की सिल्वर गन दिखाई। अर्थर जानता था कि उसने सच्चाई जान ली है। उसने चुपचाप स्टीव की बातें सुनी बिना एक भी शब्द कहे। दोनों फ्यूल भरने के लिए गैस स्टेशन पर रुके। स्टीव गैस पंप करने के लिए बाहर निकला। स्टीव ने पीछे मुड़ने और गैस नोजल की जांच करने का नाटक किया। उसने गैसोलीन को बाहर निकलने दिया। अर्थर कार में बैठा हुआ छोड़कर वहां से चला गया। उसका चेहरा शांत था। स्टीव एक दीवार के पीछे चला गया, अपनी गन निकाली, सीधे कार की ओर गोली चलाई, जिससे कार में एक्सप्लोजन हो गया। अंदर सब कुछ जल गया। यह अर्थर के घर फिर से गया। यह नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। उसने अपने पुराने मालिक का फेवरेट म्यूजिक प्लेयर खोला, फिर वह गैराज में गया, अपनी कार स्टार्ट की और चला गया। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद स्टीव ने अपने बगल की पैसेंजर सीट पर एक कागज का टुकड़ा देखा। उस पर अर्थर का मैसेज था, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो मैं मर चुका हूँ। स्टीव इस बात को पढ़कर मुस्कुराया। फिर कार में एक्सप्लोजन हुआ जिसमें स्टीव मारा गया। गैस स्टेशन एक्सप्लोजन के दृश्य पर अतीत में इन्वेस्टिगेटर्स ने वीडियो फुटेज की समीक्षा करने के बाद देखा कि एक्सप्लोजन से ठीक पहले पीड़ित कार से निकल गया था। इस मूवी का हीरो किसी तरह बच गया। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। Thanks for watching.